नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। शपथ लेने वाले मंत्रियों को बेस्ट परफॉर्मेंस देने की भी शपथ दिलाई गई है। फडणवीस ने टास्क दिया है कि पहले काम फिर मिलेगा इनाम। खबरों के मुताबिक 2.5 साल तक ही फिलहाल मंत्रियों का कार्यकाल होगा। तो फडणवीस की सरकार फुल एक्शन मोड में है और कल से महाराष्ट्र की राजनीति भी चरम पर होगी। दरअसल कल से महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज एमवीए की भी बैठक हुई है। महायुति की सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी नागपुर पहुंचेंगे, शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। पर नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर उद्धव ठाकरे कौन सा मुद्दा उठाएंगे। तो आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे किस रणनीति में जुड़े हैं, अजित पवार और शरद पवार के बीच में भी क्या चल रहा है और बीजेपी की क्या तैयारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र में आज तो कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। फडणवीस की कैबिनेट कितनी मजबूत है? देखिए, फडणवीस साहब न्यूमेरो यूनो बनकर के निकले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी, ग्रैंड मास्टर, यही पोस्टर लगा हुआ था हर जगह। नागपुर उनकी सिटी है और जिस तरीके से स्वागत किया गया, ये किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से उस व्यक्ति की इज्जत अफजाई की जा रही है। लोग उमड़ रहे हैं जिनको ये मीटिंग के लिए 2-2 घंटे अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया करते थे। यही राजनीति की हकीकत है आज की, कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के आसमान में सबसे चमकते दमकते सितारे बन गए हैं। अब सरकार उनके नाम से चलेगी और जिस हिसाब से वो लगातार एक के बाद एक शर्त रखते चले जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विभागों का, ये बता रहा है कि ये कोई महायुति की सरकार नहीं, इन लिटरल सेंस ये बीजेपी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। आपने मना कर दिया शिंदे साहब को कि ये 4 लोग नहीं चाहिए, ये मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। ये कभी होता है? नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हो रही है और ये फॉर्मूला कि 2.5 साल के लिए ही है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह ये है कि उन्होंने 2 चीजें साबित की। एक कि कंट्रोल कमांड हमारे पास है, ये मैंने अपने मेहनत से चुनाव जीता है। आई एम द ओनली कंट्रोल। ये नहीं समझे कि कोई भी इधर उधर भागने की कोशिश करेगा और 2.5 साल के बाद आपके काम का जायजा लिया जाएगा और फिर उसके बाद तय होगा कि आगे 2.5 साल आप कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर। इसका मतलब ये है कि चाहे वो शिवसेना के मंत्री हों, एनसीपी के मंत्री हों, वो देवेंद्र फडणवीस की बातों को टालने की जरा से भी हिमाकत। और दिलचस्प बात यह है कि सर, अजीत पवार ने ही सबसे पहले बताया कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला चलेगा। क्या चल रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, महायुति में चल क्या रहा है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में मीटिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई, किनसे? जेपी नड्डा से, पीएम मोदी से, अमित शाह से, ये बड़े नेता, और उनके साथ ये मीटिंग भी हुई नितिन गडकरी के साथ। नितिन गडकरी भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं इस बीच इस सरकार को लेकर। ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोकल पॉलिटिक्स में नहीं लेते, यानी कि स्टेट के पॉलिटिक्स में नहीं लेते, लेकिन इस बीच ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का स्वागत भी उन्होंने किया और जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में बातचीत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि देखो, सरकार तो महायुति की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि आप गठबंधन की सरकार में जिम्मेदारी गठबंधन सहयोगियों को दे। अगर होम मिनिस्ट्री की बात चल रही थी, उसमें बड़ी समस्या नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को मिले, लेकिन समस्या यही थी कि क्या कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन खराब होगा तो उस समय होम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या चीफ मिनिस्टर को टारगेट किया जाएगा। कहीं भी ऐसा गठबंधन में नहीं होता। हर जगह पर गठबंधन में भी यही माना जाता है कि सीएम का जो चेहरा है उसी को क्रेडिट भी दिया जाएगा और डिस्क्रेडिट भी उसी का होगा। तो इसीलिए ये तैयारी की गई। दिल्ली में बैठक में ये चर्चा हुई थी कि इस बार
परफॉर्मेंस से समझौता नहीं किया जाएगा। आगे हम परफॉर्मेंस वाले लोगों को ही कैबिनेट में रखेंगे और इसके लिए मैक्सिमम समय उनको 2.5 साल का दिया जाएगा और हर 6 महीने पर उनके कामों का रिव्यू किया जाएगा कि आपने 6 महीने में क्या क्या किया। ऐसे पीएम मोदी यहां वही करते हैं। पीएम मोदी समीक्षा बैठक लेते हैं और जितने मिनिस्टर हैं और जितने मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री के, वो सबसे पर्सनली मिलते हैं। सबको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि आपने इतने दिनों में अपने मंत्रालय में क्या किया, क्या नया आइडिया लेकर आए, इनोवेटिव आइडिया क्या था। ऐसा नहीं कि घिसा पीटा काम जो चल रहा है उसी में मंत्री साहब सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बैठे हुए चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल चर्चा करते हैं कि फीडबैक क्या आ रहा है, इसमें काम कितना हुआ, अचीवमेंट आपका क्या है। उसी तरीके से फडणवीस को समझाया गया है कि आप भी अपने कैबिनेट को ऐसे ही चलाइए, क्योंकि अभी हमें खतरा नहीं है, सरकार में लोगों का भरोसा है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया गया है। इसी के लिए कि आगे परफॉर्मेंस के लिए आप ये बहाना न करें कि गठबंधन की सरकार थी, वो पैर खींच रहा था, वो बाधा डाल रहा था। इसलिए ये सब जिम्मेदारियों से मुक्त हों और बेहतर काम करने की कोशिश करें। इसलिए ये फार्मूला भी डेवलप किया गया और मंत्रियों को बता दिया गया है कि आप परफॉर्मेंस करें, चाहे आप बीजेपी का हो, एनसीपी का हो या शिवसेना का हो, इससे मतलब नहीं है। चेहरा बीजेपी है, सरकार के चेहरा सीएम फडणवीस हैं, तो ऐसे में आपके निकम्मेपन की सजा हम लोग नहीं भुगत सकते। तो ये जो काम करने के तरीके और आगे क्या होगा, क्या पृष्ठभूमि तैयार की है इन लोगों ने, ये दिखता है कि महाराष्ट्र के अंदर अब कांग्रेस हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, इनके अस्तित्व के ऊपर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बिल्कुल, मंत्रिमंडल का तो सर विस्तार हो गया, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक बयान पे रिएक्शन आप दोनों से लेंगे, पहले आपसे इस पे चर्चा कर लेते हैं। संजय राउत का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इस कैबिनेट से अजीत पवार को बाहर कीजिए, एकनाथ शिंदे भी सबसे भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अगर संजय राउत को ये लगता है तो भ्रष्टाचार के मामले में अजीत पवार को जो भी चार्जेस लगे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि इनके खिलाफ चार्जेस नहीं है, या फिर चार्जेस जो खत्म हुए, चाहे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाकर हो या फिर आगे अगर इनके ऊपर आरोप लगेगा तो ईडी को रोका नहीं जाएगा कि उनको गिरफ्तार न करे। चार्जेस और आरोप लगने पर अगर पद से और जगहों से हटा दिया जाना होता तो संजय राउत पहले ये बता देते कि ये इनके नेता उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं। और सबसे पहले तो नैतिक जिम्मेदारी संजय राउत को देना चाहिए कि कितने सारे मामले इनके ऊपर है। पत्राचाल तो एक बड़ा मामला है जिसमें गरीबों का पैसा लूट लिया घर बनाने के लिए। तो ये नैतिक तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके पास जनता का समर्थन नहीं है। ये केवल जान रहे हैं कि आपस में किसी तरह से लड़ाओ। ये ट्रेनिंग लिए है किससे? शरद पवार से। और शरद पवार इसी बात के लिए माहिर है कि कैसे भी आपस में इन लोगों को लड़ा के, पार्टियों को पार्टियों से, एक पार्टी के नेताओं को लड़ा के इसको कमजोर करो, तभी तुम मजबूत हो सकते हो, ऐसे मजबूत नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, खुद जेल का भ्रमण करके आए हैं संजय राउत, वो एकनाथ शिंदे को सबसे भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कंफ्यूज हो गए, वो क्या करें। और जो उनको लगता है कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वही आपका सबसे बड़ा वीकनेस हो गया। क्या? बड़बोलापन। आपके बड़बोलेपन की वजह से आज इस हालत पे आप पहुंचे। सिंधी का आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? पार्टी जब टूटी, यही संजय राउत ये भाषण देते थे मीडिया में बयान कि मुंबई आओ, कहां? गुवाहाटी में छिपे हुए हो। कैसे मुंबई की सड़कों पे नजर आओगे वो हम देखेंगे। चौपाटी में बुलाते थे, है ना? ये धमकी देते कि भाई आओ, देखते तुम्हारी हिम्मत। देखिए, कलेजे पे चढ़ के वो मुंबई भी आए और मुख्यमंत्री भी बने और आप जेल भी चले गए। एक तो ये मसला हो गया। चुनाव के दौरान आपने क्या क्या नहीं कहा। उद्धव ठाकरे को भी आपने, भाई एक बात समझिए, इनसे क्या मिस्टेक हो रहा है लगातार।
आपने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ दिया, बाला साहब पार्टी की पार्टी को तोड़ दिया। आप सिंपैथी कार्ड खेलते हो, तो सिंपैथी लोगों की किसके साथ होती है? जो वीक होता है, जो कमजोर होता है, उसके साथ सिंपैथी होती है। जो मजबूत अपने आप को दिखाएगा उसको सिंपैथी वोट कभी नहीं मिलने वाला। आप गुंडों की भांति बयानबाजी करते रहे, कुछ नहीं हासिल हुआ। अभी स्थिति यह खराब हो गई आपकी कि आपको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिल रहा और उसको लेकर के भी झगड़ा चल रहा है। उद्धव ठाकरे अगर वो कुछ बहाना वहाना कर लेते तो ज्यादा बेहतर है। नागपुर में जाकर के वो अपनी भिद पिटवाने ही जा रहे हैं, क्योंकि अब वो मीडिया के सामने वो आ नहीं रहे। और संजय राउत एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनकर के उभरे हैं। वो अगर अभी भी उनको लग रहा है कि वो बयानबाजी दे करके अखबारों में छप करके कोई बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं, संजय राउत को नहीं रोका गया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी एक नहीं रह पाई। सर, एक और सवाल है। कल से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अभी तक तो उद्धव ठाकरे मीडिया से भी मुंह छिपा रहे हैं, लेकिन खबर है कि कल वो जाएंगे वहां। देखिए, उनको तो जाना ही होगा, वो एमएलसी है, तो वो सदन की कार्रवाई वहां पे चलती, वो सब कुछ नागपुर उठ के चला आता है, तो ये तो उनकी अलग कहानी है। लेकिन काउंसिल में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल तो फोकस होगा आदित्य ठाकरे के ऊपर कि आदित्य ठाकरे, ये एमबीए के लोग, वो आपस में किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का डिमांड करते हैं, कौन नाम आता है, ये मीटिंग वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना उस तरह की लेजिटिमेसी है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। बिल्कुल। तो क्या चल रहा है सर शीतकालीन सत्र को लेकर एमबीए के अंदर? देखिए, जिस तरह से लग रहा है उद्धव ठाकरे नागपुर जा रहे हैं, अब शक होता है आजकल उद्धव ठाकरे के व्यवहार को लेकर। ये कब किस मोड़ पर चले जाएं पता नहीं, कब ये शेर की भांति दहाड़ने की कोशिश करें और कब खिसियानी बिल्ली बन जाए, मेमना बन जाए, जो स्थिति इनकी है। और अभी ये शीतकालीन सत्र के दौरान अगर अचानक से नागपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है दाल में कुछ काला भी हो, क्योंकि नागपुर जाने के पहले ये चुनाव के समय से ही संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक दीवार खड़ा करने की कोशिश करते रहे और संघ से रिक्वेस्ट भी किया था इन्होंने कि देखिए, अमित शाह को समझाना चाहिए या फिर मोदी के बारे में बोलना चाहिए। संघ को यह समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते अमित शाह यहां पर आकर। और इसके लिए संघ से ये एक तरह से सर्टिफिकेट चाहिए इनको कि नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। अब नागपुर में जो कांग्रेस वाले जाएंगे उनका टारगेट तो नागपुर होता है संघ के मुख्यालय के तौर पर। और शरद पवार आजकल ऐसे ही रिटायरमेंट मोड में चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे वहां जा रहे हैं। ये तो विधानसभा या विधान परिषद के जो जितने भी सेशन होते थे उसमें 10% से कम इनकी उपस्थिति होती थी। अचानक से या तो आदित्य ठाकरे के लिए बैटिंग करने जा रहे होंगे, थोड़ा सा बच्चा है बख्श दो, आप लोग मिलजुल कर तय कर लो, आगे बेड़ा पार लगा दो किसी तरह से। नेता प्रतिपक्ष पर एक कांग्रेस वालों की भी गिद्ध दृष्टि है और शरद पवार आजकल कुछ बोल नहीं रहे इन बातों के लिए, तो कम से कम कांग्रेस से हमें बचाओ और अपने आप में आदित्य ठाकरे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करो। आगे की रणनीति आप जैसा कहोगे, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। हम हिंदुत्व की पार्टी बनने के लिए तैयार है, अपने वैचारिक वापसी के लिए तैयार है। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के दिमाग में जो कंफ्यूजन इतने दिनों से चल रहा होगा उसके बादल थोड़े छटने शुरू हुए, अब वो वैचारिक घर वापसी के लिए सोच रहे होंगे। और संघ से इनका रिश्ता ऐसा नहीं है कि पहले से खराब था। बाला साहब ठाकरे के समय तो बहुत बेहतर संबंध रहते थे। ये उद्धव ठाकरे ने अपने यू टर्न वाली नीति से थोड़े समस्या पैदा की है और इसलिए कुछ समय पहले चर्चा भी चली कि देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे की। तो ये सारी घटनाएं जिस तरह के दिख रही है उसमें तो लग रहा है शरद पवार की पार्टी का विलय अजीत पवार के साथ, उद्धव ठाकरे की वैचारिक वापसी, तो कांग्रेस वहां अकेले ये पूरे जगह पर घूम घूम कर अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में रहेगी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो उद्धव ठाकरे नागपुर पहुंच रहे हैं। महायुति को घेरने की तैयारी है, पर एमबीए आपस में ही उलझ गया है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल यानी कि 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नागपुर में होगा। उद्धव ठाकरे 16 और 17 तारीख को इस सत्र में हिस्सा लेंगे। महायुति की तैयारी पूरी है, जो एमबीए पर भारी पड़ने वाला है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।